नाज़रीन, गजा से जंग निकलकर पूरे खित्ते में फैल गई है और अगले 48 घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कल रात लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान एक बड़े स्केल की झड़पें हुई हैं और इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 100 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में इस वक्त दो इतराफ से जंग जारी है और नेतन्याहू के बाद बाइडन के खिलाफ भी बगावत हो गई है। ना सिर्फ उसके अवाम उठ खड़े हुए हैं बल्कि उसकी पार्टी भी उसके खिलाफ हो गई है और उसका कुर्सी को रीगेन करना नामुमकिन हो गया है। जबकि इलोन मस्क खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने न सिर्फ फ़लस्तीन और मज़ाहमती तहरीक के हक में बयान दिया है बल्कि इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और इसके अलावा कल रात गजा पर क़यामत ढा दी गई। बहुत ही कर्बनाक रात थी। फास्फोरस बॉम्ब जैसे शदीद जो कीमियाई हथियार हैं वो इस्तेमाल किए गए। अस्पतालों को डायरेक्ट निशाना बनाया गया। वहाँ पर सूरत हाल क्या है, ये तमाम अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। वो जंग जो एक छोटे से टुकड़े में थी वो अब बिल्कुल फैल चुकी है और ये इतनी फैल सकती है कि तीसरी आलमी जंग में भी कन्वर्ट हो सकती है। जो अहम तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हिजबुल्लाह की बात कर लेते हैं। तो हिजबुल्लाह की जानिब से कल रात एक भारी भरकम जो है वो लार्ज स्केल का हमला जो है इसराइल पर किया गया है और ये उस चीज़ का रिस्पॉन्स है कि इसराइल की जानिब से कल एक ऑपरेशन किया गया था सीरिया में जहां पर हिजबुल्लाह के 6 फाइटर जान से गए थे और डेफिनेटली उसका रिस्पांस आना ही था क्योंकि हिजबुल्लाह ने कहा था कि जितना हमारा नुकसान होगा हम उससे डबल इनका नुकसान करेंगे। तो कल रात हिजबुल्लाह की जानिब से बड़े स्केल की जंग जो है वो छेड़ दी गई। पहले मैं इनकी डिप्लॉयमेंट आपको बताता हूं कि कहां कहां पर इनके डिप्लॉयमेंट है। जो हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं, ये जो गोलान हाइट्स है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पर उनकी डिप्लॉयमेंट है, फिर शिबा फार्म पर और फिर सारा जो बॉर्डर है यहाँ पर 100 किलोमीटर का एरिया बताया गया है और 100 किलोमीटर के एरिया में तमाम लोकेशंस पर जो है वो हमले किए गए हैं और उनमें इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जिसमें उनके जो मार्केवा 4 टैंक्स हैं जिसकी एक की कीमत $3 मिलियन है, वो बताया जा रहा है कि कई टैंक उन्होंने तबाह किए हैं। इन मार्केवा टैंक्स पर गाइडेड मिसाइल फायर किए गए और इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा एंटी आर्मर जो मिसाइल हैं वो भी वहां से फायर किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक बड़ी कामयाबी यह हासिल हुई कि लार्ज पोर्शन पर जो इसराइली पोजीशंस हैं बॉर्डर्स के साथ साथ उसको बड़ी तादाद में निशाना बनाया गया और वो तबाह की गई हैं। फिर मार्गलियोट का एरिया है बॉर्डर के साथ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो बड़ा एक हमला किया गया जिसमें 6 इसराइली फौजी हलाक हुए हैं, 4 शदीद जख्मी हुए हैं। तो पूरा ये आप देखें गोलान हाइट से लेकर पूरा जो बॉर्डर है यहाँ पूरे बॉर्डर पर बड़ी झड़पें जारी और लेबनान बॉर्डर पर इस जंग का एक फायदा गजा की मज़ाहमती तहरीक को इस तरह से हुआ है कि यहाँ पर इसराइल की आर्मी डिप्लॉयड करनी पड़ गई है, उनकी एयरफोर्स, उनकी इंटेलिजेंस, यानी बहुत बड़े वसाइल जो हैं वो इस बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए लग गए हैं। तो अगर ये जंग यहाँ से ना छिड़ती तो फिर ये सारे वसाइल भी उन्होंने गजा पर लगाने थे। तो इस तरह एक बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह ने जो इसराइली आर्मी है उनके वसाइल हैं उनको बॉर्डर के साथ साथ एंगेज कर रखा है। और इसराइली मीडिया ने इस पर क्या कमेंट किया, उन्होंने कहा कि व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट ऑन लेबनान बॉर्डर इज अ रियल वॉर, कि कल रात जो लेबनान के बॉर्डर पर हुआ है वो एक रियल वॉर है। अब वाकईतन वहां पर एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है और सबसे बड़ी खबर हिजबुल्लाह के हवाले से ये है कि आज फिर हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं वो स्पीच करने वाले हैं और ये स्पीच उनकी इंतहाई अहम समझी जा रही है क्योंकि जो इसकी टाइमिंग है वो बड़ी अहम है जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। और पिछली स्पीच में उन्होंने कहा था कि अमेरिकी जो बेड़े हैं वो हमारे निशाने पर हैं और उसके बाद रशिया ने एंटी शिप मिसाइल उनको फराम किए, यूएस बेसिस पर हमले हुए। तो आज जिस तरह हालात कंट्रोल से बाहर है, जो गजा में कल रात हुआ है उसके बाद से आज की स्पीच इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाइडन और इलोन मस्क के हवाले से बताने से पहले मैं आपको गजा के हालात बताना चाहता हूं क्योंकि कल रात एक बहुत ही गैर मामूली रात थी और कल रात इतनी बमबारी की गई है कि पिछले 34-35 दिनों में इतनी बमबारी नहीं की गई। इतने बम बरसाए गए कि अंधेरे में डूबा हुआ गजा उसका आसमान रोशन था। इतने बम वहां से, और फास्फोरस बम जो कि कीमियाई बम है जिसको वॉर क्राइम समझा जाता है वो तक बरसाए जाते रहे। और कल रात जो महवर था, जो मरकज था बमबारी का, वो हॉस्पिटल से, खास तौर पर अल शिफा हॉस्पिटल और इंडोनेशियन हॉस्पिटल, अल कुदस हॉस्पिटल,
तमाम हॉस्पिटल्स को जो है वो निशाना बनाया गया और बड़ी तादाद में शहादतें जो हुई हैं। अल-शिफा हॉस्पिटल का मरकजी गेट टैंक्स ने गोले बरसाकर उसको उड़ा के रख दिया। फिर जो अहाता है जिसमें बड़ी तादाद में कैंप लगे हुए हैं, आप सोचिए कि वहां पर 60 to 80,000 लोग उसके अहाते में मुकीम हैं, जिन्होंने कैंप लगा रखे, पनाह गुज़ीन है। वहां पर जब बम गिरता है तो कितने सैकड़ों जख्मी हुए, कितनों की शहादतें हुई, क्योंकि बिल्कुल ओवर क्राउडेड वो एरिया है। तो वहां पर सारी रात जो है इन्होंने उसकी सराउंडिंग में, उसके अहाते में गोले बरसाए और फास्फोरस बॉम्ब, ये इंतहाई खतरनाक बम होता है, ये उन्होंने वहां पर बरसाया है। तो अब ये हेडलाइन देखिएगा, दिस इज वॉर अगेंस्ट हॉस्पिटल, कि ये जंग जो है ये हॉस्पिटल के खिलाफ है। फिर उन्होंने कहा कि इसराइल डिस्ट्रॉइंग ऑल मींस ऑफ लाइफ। अब यहां पर अहम तरीन बात ये समझिए कि अल-शिफा हॉस्पिटल से दूर ऊंची जगह पर जो इसराइली स्नाइपर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल रही हैं और अल-शिफा को एक तरह से घेरे में ले रखा है। कोई भी अल-शिफा से ना बाहर जा पा रहा है ना ही अंदर आ पा रहा है, क्योंकि जो ही आप बाहर निकलते हैं तो जो स्नाइपर सामने मौजूद हैं वो डायरेक्ट गोलियां मारकर आपको शहीद कर देते हैं। फिर इस एक लॉकडाउन का एक तरह से जो अल-शिफा पर हुआ है उसके नतीजे में ना एम्बुलेंसेस बाहर जा पा रही हैं, ना ही एम्बुलेंसेस अंदर आ पा रही हैं। उसके अलावा ना खाना, फूड, कोई भी चीज़ जो है ना अंदर से बाहर जा पा रही है ना बाहर से अंदर आ पा रही है। तो 80,000 लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं वो इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हैं। फिर जो हम आपको बार बार बता रहे थे कि इंडोनेशिया और दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं वो चंद घंटे की दूरी पर हैं शट डाउन होने के हवाले से, तो कल रात इंडोनेशियन हॉस्पिटल जो है वो मुकम्मल तौर पर शट डाउन हो गया। यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। ये नॉर्थ में ये वाक़या, और यहाँ पर बड़ी तादाद में ज़ख्मी जो है वो उनका ट्रीटमेंट जारी था, लेकिन शट डाउन होने की वजह से अब उन तमाम ज़ख्मियों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो ख़तरे में हैं। और इस हवाले से यूएन ने किया था कि जब शटडाउन होंगे ये वाले हॉस्पिटल्स तो ये किसी भी वक्त एक बड़े मुर्दा खाने में तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि जब जख्मियों को इलाज नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो जान से जा सकते हैं। फिर ये आप डॉक्टर का बयान देखिए कि वो कह रहे हैं कि हम 24 और काम कर रहे हैं, क्योंकि जो मेडिकल स्टाफ है वो बड़ी तादाद में लीव कर चुका है। जो फॉरेन डॉक्टर्स आए हुए थे दूसरी नेशंस के वो लीव कर चुके हैं। एमरजेंसी का सामान हमारे पास नहीं है, दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम 24 घंटे जाने बचाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अब हमारे लिए रिकवरीज करना, उनकी जानें बचाना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 मिनट में एक बच्चा अपनी जान से जा रहा है और ये हालिया तारीख में सबसे बड़ा जुल्म है। 4,000 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त अपनी जान से जा चुके हैं। और कल रात जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो कि जिसका मरकज़ हॉस्पिटल्स थे, उसमें 260 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। आप सोचिए कि एक एरिया में जब बमबारी हो रही है और 260 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं और इसमें हज़ारों ज़ख्मी हुए होंगे, तो ये कितनी बड़ी तादाद है। जब आपके सामने 260 लाशें पड़ी हों तो वो क़यामत से भी बड़ा मंजर होता होगा। फिर आप ये खातून का बयान देखिए कि वी डाई 100 टाइम्स डेली, कि हम रोज़ाना 100 दफ़ा मर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह के हालात हैं। और पिछले 48 घंटों में दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत जो है वो भी गजा में हुई है। पिछले 48 घंटों में नॉर्थ से 1 लाख जो फ़लस्तीनी हैं वो अपने घर बार छोड़कर साउथ में आए हैं। और वहाँ से जो वीडियो सामने आई हैं उन्होंने हिला के रख दिया है कि किस तरह से जो माजूर हैं वो माजूर माओं को उनके बच्चे जो हैं वो व्हील चेयर पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो 30 किलोमीटर का फासला है आपने पैदल तय करना है। आपको कोई भी कन्वींस अलाउ नहीं की। एक तो वैसे ही उनके पास कन्वींस उस तरह से नहीं है कि फ्यूल ख़त्म हुआ है, लेकिन अगर कोई इस्तेमाल करना भी चाहता है, किसी के पास गाड़ी में था भी सही, तो वो इस्तेमाल नहीं करनी दी जानी। सिर्फ आप पैदल वॉक करके यानी पैदल चलते हुए आप आ सकते हैं। तो लोग सिर्फ अपने ज़रूरी सामान, जिसमें कोई बिस्तर है या बाकी जो ज़रूरी सामान है, वो उठाए हुए वहाँ से नज़र आ रहे हैं। और 1 लाख से ज़्यादा लोग 48 घंटों में नॉर्थ से साउथ आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा मसला ये हुआ है कि रास्ते में ही बहुत सारे लोगों को शहीद किया गया। ये आप देखिए कि पैलेस्टीनियंस आर किल्ड इन मिलिट्री कॉरिडोर्स। अब ये जो इन्होंने कहा था कि हम कॉरिडोर खोल रहे हैं कि आप यहाँ से सेफली नॉर्थ से साउथ जा सकते हैं, तो उन कॉरिडोर्स में ये यूएन की रिपोर्ट है कि कई लोगों को शहीद किया गया है। और जो साउथ में पहुंचे हैं वहां कौन सी जिंदगी है? एक तो वहां पर भी बमबारी हो रही है, दूसरा आप ये देखिए कि जो साउथ में पहुंचे हैं उनके पास ना कोई रिहाइश है, ना कोई खाना है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि जो यूएन के सेंटर्स थे वो पहले ही बहुत ओवर कैपेसिटी हैं, वो 100 टाइम्स ओवर कैपेसिटी हैं। तो लोग सड़कों और गलियों पर सोने पर मजबूर हैं। और खाने और पानी की जो सूरत हाल है वो वैसे ही अबतर से अबतर होती जा रही है। किसी को रोटी का एक टुकड़ा भी मुयसर नहीं है और पानी की एक बूंद भी मुयसर नहीं है। तो
ज़िंदगी मेरे ख्याल से इंतहाई नामुमकिन हो चुकी है। और अगले जो 2-3 दिन हैं वो इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जब वहाँ पर मेडिसिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, खाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो ये लोग किस तरह से सर्वाइव करेंगे। और ये सारे लाइफ के जो सर्वाइवल है वो नामुमकिन बनाने का मकसद ये है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इनका असल प्लान ये है कि तमाम लोगों को मिस्र धकेलना है और इस गज़ा पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करना है, जो कि कल नेतन्याहू ने खुद कहा कि हम जो है वो गज़ा को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लेंगे ये जंग जीतने के बाद। तो इनका प्लान ये है कि देखें, जब हॉस्पिटल नहीं होंगे, जब पानी नहीं होगा, जब खाना नहीं होगा, जब किसी तरह की सहूलत नहीं होगी, तो आप वहाँ पर किस तरह से सर्वाइव कर सकेंगे। देखें, जब ये हॉस्पिटल को तबाह कर देंगे तो फौरी तौर पर तो हॉस्पिटल नहीं बनाए जा सकेंगे। तो इनका असल मकसद ये है कि बेशक लोग खौफजदा ना हों, लेकिन जब जिंदगी यहां पर नामुमकिन होगी तो उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। यानी अगर ये फ़लस्तीनी समझते भी हैं कि भाई आज हम अगर चले गए तो हमें दोबारा वतन अपना वापस नहीं मिलता, अगर वो इस जज्बे के साथ रुकना भी चाहें तो वो रुक नहीं सकेंगे मजबूरन। कि जब आपके बच्चे आपके सामने बिलखते हुए मर रहे होंगे, जब उनके पीने के लिए एक बूंद भी नहीं होगी, तो आप किस तरह से वहां पर रुकेंगे। तो बेसिकली इसराइल का मकसद ये है। और आने वाले 2-4 दिनों में आप देखिएगा कि जब बिल्कुल ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो सब लोग मिस्र के बॉर्डर की तरफ दौड़ेंगे। तो वहां पर मिस्र फिर अपने गेट बंद नहीं रख सकेगा और ये उसको अपने गेट खोलने पड़ेंगे और ये सारे लोग मजबूरन मिस्र में मुहाजिर बन जाएंगे। फिर आप ये वहां के एक जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारी नकल मकानी के दौरान इसराइली फौजी सेल्फियां लेते रहे, कि वो हमारा मजाक बनाते रहे और बड़ी तमकनत के साथ जो है वो सेल्फियां लेते रहे कि देखो हम किस तरह से इनको इनके घरों से ही निकाल रहे हैं। अब आ जाइए जरा बाइडन के हवाले से। बाइडन के खिलाफ बगावत बहुत उरूज पर पहुंच चुकी है। इससे पहले नेतन्याहू को ये जंग महंगी पड़ गई थी और अब बाइडन को ये जंग महंगी पड़ गई है। वहां से जो सर्वेज आए हैं, जो पार्टी की तरफ से जो खबरें सामने आई हैं, अगर पहले सर्वे की बात कर लें तो 50% से ज्यादा जो सपोर्टर्स हैं बाइडन के, डेमोक्रेट्स पार्टी के, उन्होंने बाइडन को वोट ना देने का कहा है। उन्होंने कहा है जो प्रो इसराइल इसका बयानिया है और जो इसका कंडक्ट है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। वहां पर जिस तरह से सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं और उसका जिम्मेदार एक तरह से बाइडन है, क्योंकि यही उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि बाइडन दोबारा भी इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, सदर बनना चाह रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको वोट नहीं देंगे। अब ये इतनी बड़ी तादाद है, 50% से ज्यादा, अराउंड 60% जो है ये इसके खिलाफ वोट आए हैं। फिर CNN का यह आर्टिकल देखिए जिसमें वो कह रहा है कि बाइडन हैज नो कंट्रोल ओवर हिज कैबिनेट, कि उसकी कैबिनेट के अंदर जिस तरह से नेतन्याहू के कैबिनेट के अंदर बहुत बड़े इख्तलाफात हैं और वो सारा इल्ज़ाम जो है वो नेतन्याहू पर डाल रहे हैं, इसी तरह जो बाइडन की कैबिनेट है अब उसमें भी शदीद तरीन इख्तलाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। फिर जो 500 स्टाफ मेंबर्स थे जिन्होंने बाइडन की कैंपेन की थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान और बड़े मौसर वो समझे जाते हैं, बाइडन के बड़े करीब समझे जाते हैं, उन्होंने भी फिल फॉर सीज फायर का मुतालबा किया है और इसराइल के लिए ये जो US की पॉलिसी है उनको हथियार देना, उनकी मदद करना, इसको तनकीद का निशाना बनाया है। और उन्होंने प्रेशर डालते हुए खत भी बाइडन को लिखा है और कहा है कि फिल फॉर सीज फायर होना चाहिए। फिर एक वाकया ये हुआ कि बाइडन जो है वो स्पीच कर रहे थे और उस स्पीच के दौरान पब्लिक ने बहुत ज्यादा नारे लगाए और इतने नारे लगाए कि बाइडन को बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी और वो अपनी स्पीच तक मुकम्मल नहीं कर सका। तो ये पहली बार अनप्रेसिडेंटेड ये बगावत वहां पर हो रही है। हालांकि इससे पहले भी इसराइल ने बड़े जुल्म फ़लस्तीन पर ढाए हैं, लेकिन इस बार जो अवाम में शऊर आया है, जो अवाम को पता चला है कि भाई असल जालिम कौन है, तो इसलिए अब बड़ी वहां पर बगावत हो रही है। फिर आप ये हेडलाइन देखिए कि पोल्स शो डेमोक्रेट्स डिवाइडेड ऑन US प्रेसिडेंट बाइडन हैंडलिंग ऑफ इसराइल वॉर, कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो डिवाइडेड है कि बाइडन सही तरीके से इस वॉर को हैंडल नहीं कर रहा और इससे जो बैकलैश आ रहा है उससे खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो आलमी शोहरत है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, उसको नुकसान पहुंच रहा है। फिर उसके बाद देखिए कि द न्यूयॉर्क टाइम जो कि एक सबसे बड़ा इदारा है, उसके खिलाफ 2-3 दिनों से बहुत बड़ा एक मुजाहरा उसके ऑफिस के बाहर जारी है। और ये किस लिए जारी है कि अमेरिकी अवाम के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम बहुत ही जानिबदाराना कवरेज कर रहा है, वो इसराइल के हक में कवरेज कर रहा है और हकायक नहीं दिखा रहा। तो ये पहली बार हो रहा है कि इसराइल के खिलाफ इतने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम के दफ्तर के बाहर
3 दिनों से मुजाहरा जारी है, जिसमें वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप जानिबदाराना कवरेज कर रहे हैं। फिर आप ये एक ट्वीट देखिए जिसमें यूएस की एम्बेसी ने किस तरह जो इसराइली एम्बेसी है उसको कोट करते हुए उस पर तनकीद की। अब इसराइली एम्बेसी ने ट्वीट किया कि उन्होंने किस तरह एक फ़लस्तीनी को वेस्ट बैंक में शहीद किया और उसका घर गिरा दिया, तो यूएस एम्बेसी ने उसको कोट करते हुए लिखा कि कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, कि अगर उसका कोई कसूर था जिसको आपने शहीद किया है तो फिर उसकी फैमिली का क्या कसूर है। ये इज्तिमाई सजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो जिम्मेदार है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इस तरह ये जो इतना डिवीजन है उनकी पॉलिसी में, अब देखें ना, मतलब उनकी एम्बेसी उन पर तनकीद कर रही है। तो ये आप 75 साल उठाकर देख लें और मुझे बताएं कि क्या इससे पहले कभी हुआ है। अब जरा आखिर में आपको बता देते हैं इलोन मस्क के हवाले से। इलोन मस्क एक बड़े ही बहादुर आदमी साबित हुए हैं और मैं तो कहता हूं कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर एक तरफ हैं और इलोन मस्क एक तरफ हैं। इससे पहले उन्होंने गजा के हक में पहले भी सामने आए थे और उन पर दबाव डाला गया था कि अब ट्विटर से जो फ़लस्तीन के हक में इंफॉर्मेशन है उसको हटा दें, जो इसराइल के खिलाफ है उसको वहां से रिमूव कर दें। लेकिन इलोन मस्क ने उसको रिमूव नहीं किया था और अब वो बिल्कुल खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने इसराइल पर तनकीद किया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप एक फ़लस्तीनी को वहां पर मार रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमने हमास का कोई बड़ा नुकसान कर दिया है, तो आप उसके मुकाबले में पैदा कितने कर रहे हैं? आप एक मज़ामती तरीके सोल्जर को मारते हैं तो 10 और पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जो आप निहत्ते फ़लस्तीनियों को वहां पर शहीद कर रहे हैं, जो उनका गुस्सा है, जो उनके बदले की आग है, वो उनको हथियार उठाने पर मजबूर कर रही है। तो इस तरह आपको कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही, बल्कि आप अपने वजूद को खतरे में डाल रहे हैं। तो कल से इलोन मस्क का ये बयान सामने आया है और इस पर इसराइल की जानिब से शदीद रद्द अमल जाहिर किया गया है। लेकिन इलोन मस्क ने वो सच बोला है कि जो कोई मुस्लिम उम्मा का लीडर भी नहीं बोल सका और दुनिया में कोई और शख्स नहीं बोल सका, वो इलोन मस्क ने सच बोल दिया। उन्होंने कहा कि आपको कोई कामयाबी नहीं मिल रही और आप एक को मार रहे हैं तो 10 और पैदा हो रहे हैं, इसलिए आप किसी भूल में ना रहें कि आपकी कोई सिक्योरिटी, आप अपने मुल्क को बड़ा सिक्योर कर रहे हैं, बल्कि आप तो खुद दिन ब दिन खतरे में घुसते चले जा रहे हैं। और यही बात ओबामा ने कही थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके पर इसराइल चल रहा है ये खुद इसके अपने वजूद को खतरा है, क्योंकि वहां पर जो एंगर लोगों में बढ़ रहा है ये इसराइल को बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा। आखिर में प्रेसिडेंट रईसी के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट रईसी जो हैं वो आज सऊदी अरब पहुंचेंगे और ये तारीख साज ये विजिट है इतने हंगामी हालात में, और जो सऊदिया और ईरान की कशमकश है और जो चाइना ने इन दोनों के ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की थी, और ये पहला दौरा है ईरान के सदर की जानिब से और ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। और जाने से पहले उन्होंने क्या कहा, ये अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका की मुनाफकत यह है कि एक तरफ वो कहता है कि जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल को हथियार वो दे रहा है, तो हमें भी अब एक बड़े एक्शन की ज़रूरत है। ये बयान उन्होंने दिया सऊदी अरब रवाना होने से पहले। तो आज सऊदी अरब में एक तो सऊदी और अरब समिट होगा, यानी जितने भी अरब मालिक हैं एक उनकी मीटिंग होगी, और फिर पूरा जो मुस्लिम ब्लॉक है, जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके सरबराहान की मीटिंग होगी। तो आज बताया जा रहा है कि आज का दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनका ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या आएगा, क्या वो गजा को बचाने के लिए जंग में जाएंगे, क्या वो कोई अमली इकदाम उठाएंगे जैसे रईसी कह रहे हैं कि और जो ईरान की बात है वो तो मैं आपको पहले भी 100 दफ़ा बता चुका हूं कि जो हिजबुल्लाह कर रहा है, जो यमन के हौसी बागी कर रहे हैं, जो शाम से हमले हो रहे हैं, उसमें जो हिमायत है वो ईरान की है। तो ईरान एक तरह से जंग में शामिल है ही है, और वो बाकियों से कह रहा है कि भाई आप सिर्फ बयानात देंगे या कोई अमली इकदाम भी आप उठाएंगे। तो इसलिए 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही गजा से निकल कर ये जंग जो है वो खित्ते में फैल चुकी है और एक लार्ज स्केल की जंग वो किसी भी वक्त जो है वो छिड़ सकती है। ये ताज़ा तरीन तफसीलात थी जो कि आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।